तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट किया जाए। आज का जो मेरा वीडियो है क्लास 9th के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिस चैप्टर का नाम है कोशिका। चैप्टर नंबर क्या होगा? फर्स्ट नंबर चैप्टर कोशिका का लेक्चर नंबर 2 होगा। अगर आप लोग जो है लेक्चर नंबर 1 नहीं देखें तो जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिए हैं, वहाँ से क्लिक करके देख लीजिए। अगर आप लेक्चर नंबर 1 नहीं देखेंगे तो लेक्चर नंबर 2 आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जल्दी से आप लोग लेक्चर नंबर 1 देखने के बाद लेक्चर नंबर 2 में लग जाइएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? कोशिका। और कोशिका में लेक्चर नंबर 1 में हम लोग कोशिका द्रव तक पढ़ चुके थे। ठीक है, अब हमको पढ़ना क्या है? अंतर प्रद्रव्य जालिका। ठीक है, इसी को ना पढ़ना है। देखिए यह वीडियो उनके लिए बनाया गया है जो क्लास 9th में है, जो स्टूडेंट क्लास 9th में है और उनका तैयारी अभी तक ले नहीं हुआ है। तो 2023 से पहले इस मतलब ये जो क्रैश कोर्स चल रहा है इसमें ख़त्म कर दिया जाएगा क्लास 9th का पूरा सिलेबस। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए अंतर प्रद्रव्य जालिका के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए हेडिंग मेरा क्या है? हेडिंग मेरा है अंतर प्रद्रव्य जालिका। तो अंतर प्रद्रव्य जालिका क्या होता है सबसे पहले समझेंगे। देखिए अंतर प्रद्रव्य जालिका की जो है ना, कोशिका के अंदर क्या है? झिल्ली युक्त झिल्ली होता है इसमें, और नलिका का एक तंत्र है। झिल्ली युक्त नलिका का यह एक तंत्र है। कौन है? तो अंतर प्रद्रव्य जालिका। ठीक है, अब बात आया कि अंतर प्रद्रव्य जालिका कितने प्रकार की होती है। तो अंतर प्रद्रव्य जालिका 2 प्रकार की होती है। कौन कौन? फर्स्ट होता है आपका चिकनी और दूसरा होता है खुदरी अंतर प्रद्रव्य जालिका। चलिए अगला पॉइंट क्या है? देखिए अगला पॉइंट मेरा है कि देखिए खुदरी अंतर प्रद्रव्य जालिका, जो खुदरी अंतर प्रद्रव्य जालिका की सतह पर जो है ना राइबोसोम होते हैं, और राइबोसोम होने के कारण इसे खुदरी कहा जाता है। देखिए खुदरी अंतर प्रद्रव्य जालिका पर क्या होता है? राइबोसोम, और राइबोसोम होने के कारण इसे खुदरी कहते हैं। और राइबोसोम क्या करता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। अगर आपका एग्जाम में आएगा कि प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है, तो आंसर में मानना आपको राइबोसोम करता है। ठीक है, देखिए अगला चिकनी। हम लोग बात कर चुके थे खुदरी अंतर प्रद्रव्य जालिका। तो चिकनी क्या होता है? चिकनी जो है ना वसा और लिपिड का निर्माण करता है। एग्जाम में आए कि वसा और लिपिड का निर्माण कौन करता है? तो चिकनी अंतर प्रद्रव्य जालिका। ठीक है, और प्रोटीन संश्लेषण का निर्माण राइबोसोम। ठीक है, तो हम लोग अंतर प्रद्रव्य जालिका को पढ़ लिए हैं। अंतर प्रद्रव्य जालिका 2 प्रकार के, चिकनी और खुदरी। चलिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं? अब हम लोग पढ़ने वाले हैं राइबोसोम के बारे में। देखिए राइबोसोम क्या है? देखिए राइबोसोम को भी अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। राइबोसोम ऐसे कण हैं जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में दिखाई पड़ते हैं। यानी कि अगर हम राइबोसोम को नंगी आंखों से देखें तो हमें कोशिका के अंदर राइबोसोम नहीं दिखेगा। ठीक है, तो राइबोसोम किससे दिखता है? तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही दिखता है। ठीक है, ऐसे राइबोसोम जो गुच्छे में मिलते हैं उसे पॉलीसोम कहते हैं। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा कि बताइए वैसे राइबोसोम जो गुच्छों में मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? तो पॉलीसोम कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट, राइबोसोम को भी पढ़ लिए हम लोग और अंतर प्रद्रव्य जालिका को भी पढ़ लिए। तो हम लोग को पढ़ना आप गोल्जी उपकरण के बारे में। तो गोल्जी उपकरण क्या है? देखिए गोल्जी उपकरण का जो खोज किया गया कैमिलो गोल्जी के द्वारा एक खोज किया गया, इसीलिए कैमिलो गोल्जी के नाम पर ही इसे नाम रख दिया गया गोल्जी उपकरण, यानी इसे अंग्रेजी में गोल्जी बॉडी भी कहते हैं। ठीक है, चलिए और गोल्जी बॉडी क्या है? तो यह एक झिल्ली युक्त छोटी छोटी पुटिका का एक क्या है? तंत्र है, यानी छोटी छोटी पुटिका का एक तंत्र है गोल्जी उपकरण, यानी गोल्जी बॉडी। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या है? गोल्जी उपकरण में क्या क्या होता है? देखिए अंतर प्रद्रव्य जालिका में संश्लेषित पदार्थ गोल्जी उपकरण में पैक किया जाता है। यानी जो उसमें जो संश्लेषित पदार्थ किया जाता है अंतर प्रद्रव्य जालिका, तो उसका जो पैकिंग होता है गोल्जी उपकरण में किया जाता है और उन्हें कोशिका के अंदर तथा बाहर विभिन्न क्षेत्रों में भेजा जाता है। यानी कोशिका के अंदर बाहर भेजने का काम किसका है? तो गोल्जी बॉडी का, यानी गोल्जी उपकरण का। ठीक है, तो हम लोग गोल्जी उपकरण को पढ़ने के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे उसका कार्य क्या है। गोल्जी उपकरण का कुछ कार्य तो जरूर होता है, तो उसी को कार्य को हम लोग अब पढ़ने वाले हैं। तो इसका सबसे पहला कार्य होगा, देखिए कार्य नंबर फर्स्ट है कि कोशिका का मुख्य श्रवण अंगक है। गोल्जी उपकरण क्या है? कोशिका का मुख्य
श्रवण अंगक। दूसरा पॉइंट, लाइसोसोम एवं पैराक्सीसोम के निर्माण में मदद करता है। जब गोल्जी जब जो है ना लाइसोसोम और पैराक्सीसोम का निर्माण होता है तो उसमें कौन मदद करता है, तो गोल्जी बॉडी यानी गोल्जी उपकरण करता है। ये सेकंड कार्य हो गया। और इसका अगला कार्य क्या है, देखिए इसका अगला कार्य आपको देखिए, पादप कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट बनाने में सहायक है। यानी पादप कोशिका का जब विभाजन होता है तो कोशिका प्लेट बनाने में कौन सहायता करता है, तो गोल्जी बॉडी करता है। ठीक है, तो हम लोग इसका तीनों कार्य को पढ़ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले क्या जानते हैं, लाइसोसोम, और यह कोशिका का बहुत ही विभिन्न बहुत इंपॉर्टेंट अंग है। लाइसोसोम कोई आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। ठीक है, और इसका जो आकार होता है बहुत छोटा और थैला जैसा होता है, इसीलिए कहते हैं लाइसोसोम। तो चलिए लाइसोसोम को अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए लाइसोसोम तो 1958 ईस्वी में, कब 1958 ईस्वी में क्रिश्चियन डिडवे ने सबसे पहले देखा था। लाइसोसोम को किसने देखा, तो क्रिश्चियन डिडवे ने सबसे पहले लाइसोसोम को देखा। ठीक है, और लाइसोसोम का आकार बहुत छोटा और थैला जैसा होता है। बोलेगा आपको कि लाइसोसोम का आकार कैसा होता है, बहुत छोटा और थैला जैसा, इसीलिए तो इसे कहते हैं आत्महत्या की थैली। थैला जैसा दिखाई देता है, इसीलिए कहते हैं आत्महत्या की थैली। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट, लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। कोशिका की क्या है, आत्मघाती थैली। लाइसोसोम, जिस व्यक्ति का लाइसोसोम मजबूत होता है उसे कोई रोग जल्दी नहीं होता है, कोई बीमारी नहीं होता है। तो आत्मघाती की थैली ही है कौन, लाइसोसोम। ठीक है, अब लाइसोसोम के कार्य को देखते हैं हम लोग। लाइसोसोम के आखिर कार्य क्या क्या है, तो इसका कार्य देखिए, सबसे पहला कार्य इसका है लाइसोसोम का। देखिए कार्य नंबर 1, कोशिका में प्रवेश करने वाले बड़े कणों को, यहाँ पर कणों होगा आपको लिख लेना है, गलती होगी यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया। कोशिका में प्रवेश करने वाले बड़े कणों का पाचन करना, यानी कोशिका में बहुत सारे जब बड़े बड़े कण आ जाता है तो उसका पाचन कौन करता है, तो लाइसोसोम। कार्य नंबर 1 हो गया। दूसरा कार्य क्या है, जीवाणु एवं वायरस से सुरक्षा करना। कोशिका को जीवाणु और वायरस से सुरक्षा कौन करता है, तो लाइसोसोम ही करता है। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका, कोशिका को साफ करके रखना। कोशिका को साफ करके कौन रखता है, तो लाइसोसोम रखता है। ये तीनों कार्य आपका यहाँ से हो जाएगा। अगला, अब हम लोग देखिए इस वीडियो में क्या क्या पढ़े। सबसे पहले आपको हम बता देते हैं कि अंतःप्रद्रव्य जालिका को पढ़ चुके हैं, और अंतःप्रद्रव्य जालिका के बाद हम लोग पढ़े थे राइबोसोम, फिर उसके बाद पढ़े थे राइसोसोम, लाइसोसोम हो गया था आपका। उसके बाद हम लोग अब एक नया टॉपिक आया माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को भी पढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आखिर क्या है, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। यानी कोशिका में ऊर्जा का जहाँ निर्माण होता है, निर्माण जो होता है वह कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसीलिए इसे क्या कहता है, ऊर्जा का बिजली घर, कोशिका का बिजली घर, और इसे ऊर्जा गृह भी कहा जाता है। इसका बहुत सारा नाम है, माइटोकॉन्ड्रिया का बहुत नाम है। अगला पॉइंट, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए एवं राइबोसोम भी होता है। क्वेश्चन में आएगा कि कौन ऐसा कोशिकांग है जिसमें डीएनए और राइबोसोम दोनों पाया जाता है, तो आपको माना है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, यह एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया किसके रूप में ऊर्जा प्रदान करती है, तो एटीपी के रूप में। चलिए, और एटीपी का देखिए, एटीपी का पूरा नाम क्या है, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कभी कभी कि एटीपी का पूरा नाम क्या है, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, अगला, यह जंतु में 10,000 से भी ज़्यादा पाया जाता है। तो जंतु के जो कोशिका में है माइटोकॉन्ड्रिया 10,000 से भी ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को भी पढ़ चुके हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद हम अब आते हैं सीधे लवक के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। लवक क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, और लवक का क्या क्या कार्य है। चलिए, तो लवक को भी पढ़ते हैं। देखिए क्या है, देखिए लवक जो है ना, लवक केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। यानी पादप ही कोशिका में पाया जाता है, जंतु के शरीर में नहीं। यानी पेड़ पौधों में पाया जाता है सिर्फ लवक। लवक 3 प्रकार के होते हैं। लवक कितने प्रकार के, तो 3 प्रकार के। कौन कौन, तो उनको भी हम देखते हैं। देखिए अब कौन कौन है लवक, कितने प्रकार के, और कौन कौन प्रकार है इसका। सबसे पहला देखिए, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में लिख दिए इसका। पहला है अवर्णी लवक, जिसे अंग्रेजी में ल्यूकोसाइट
ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। अवर्णीय लवक को क्या कहा जाता है? ल्यूकोप्लास्ट। दूसरा है वर्णीय लवक, क्रोमोप्लास्ट। तीसरा है हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। तो लवक के कितने प्रकार? 3, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। हिंदी में अवर्णीय लवक, वर्णीय लवक, हरित लवक। ठीक है, लवक को हम लोग समझ चुके हैं। चलिए अब तीनों का कार्य क्या क्या है, प्रकार के जो कार्य की किए देखिए आप लोग। देखिए, जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। यह पॉइंट आपको याद रखना है कि जिस क्रोमोप्लास्ट जो आप लोग देखे थे उसमें जो क्लोरोफिल वर्णक रहेगा तो उसे क्लोरोप्लास्ट बोल देते हैं। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट रंगीन होते हैं जबकि ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन। देखिए इस पॉइंट को याद रखिए, क्रोमोप्लास्ट रंगीन यानी इसका रंग होता है, लेकिन ल्यूकोप्लास्ट का जो है रंगहीन यानी रंगों से हीन है, यानी उसमें रंग नहीं है, यानी बिना रंग के होते कौन? ल्यूकोप्लास्ट। या फिर इसे बोल सकते हैं कि सफ़ेद रंग का होता है, सफ़ेद का कोई रंग नहीं। ठीक है, तो रंगहीन हो गया ये। अगला पॉइंट, ल्यूकोप्लास्ट का मुख्य कार्य। ल्यूकोप्लास्ट का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका कार्य जो है स्टार्च एवं तेल प्रोटीन का संग्रह करना। स्टार्च और तेल प्रोटीन का क्या करता है? संग्रह करता है। कौन करता है? तो ल्यूकोप्लास्ट। देखिए, लवक में भी डीएनए एवं राइबोसोम होता है। आप लोग पहले पढ़ चुके थे कि माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए और राइबोसोम होता है। कौन में? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन यहाँ पर जो लवक है ना, लवक में भी डीएनए और राइबोसोम होता है। तो यही दोनों एक ऐसा अंग है, यानी लवक और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में डीएनए और राइबोसोम होता है। ठीक है, यहाँ से आपको याद रखना, ये भी पॉइंट है। चलिए अगला पॉइंट क्या देखिए, क्रोमोप्लास्ट फूल में रंग प्रदान करता है। फूल में क्या करता है? रंग प्रदान। आप लोग जो फूल में रंग देखते हैं ना, विभिन्न प्रकार के रंग जिससे आप लोग आकर्षित हो जाते हैं, तो उसमें जो रंग कौन देता है? तो क्रोमोप्लास्ट देता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट, रसधानी। रसधानी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। रसधानी आखिर है क्या? रसधानी को पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। अब हम लोग रसधानी की ओर बढ़ते हैं। रसधानी क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, रसधानी देखिए क्या है। देखिए, रसधानी में मुख्य रूप से जल होता है। क्या होता है? जल। और साथ ही इसमें एमिनो अम्ल, शर्करा, कार्बनिक अम्ल एवं प्रोटीन भी होता है। और रसधानी सिर्फ पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, जंतुओं में पाया जाता है। ठीक है, लेकिन पादप कोशिका में रसधानी का आकार बहुत बड़ा होता है, जंतु में बहुत छोटा होता है। रसधानी एक झिल्ली से घिरी होती है जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। यह भी क्वेश्चन याद रखना ऑब्जेक्टिव के लिए। रसधानी जो है एक झिल्ली से घिरी होती है और रसधानी को क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। अगला पॉइंट, इसका कार्य क्या है? रसधानी का कार्य, तो आपको कार्य भी हम बताते हैं। देखिए पहला कार्य इसका क्या? देखिए रसधानी का तो पहला कार्य है कि जंतु कोशिका में जल संतुलन का कार्य। जंतु कोशिका में जल संतुलन का कार्य करता है रसधानी। दूसरा है पादप कोशिका में कठोरता प्रदान करता है। तीसरा कार्य है इसका कोशिका रस में मौजूद विभिन्न पदार्थों का कोशिका द्रव से अलग करना। कोशिका रस में जो मौजूद विभिन्न पदार्थ है कोशिका द्रव से कौन अलग करता है? तो रसधानी। ठीक है, तो हम लोग रसधानी भी पढ़ लिए पूरा डीप से। अब हम लोग केंद्रक को पढ़ते हैं। केंद्रक क्या है? केंद्रक देखिए, केंद्रक को क्या है? देखिए, केंद्रक जो है ना वंशागति में भाग लेता है। ठीक है, वंशागति में भाग लेता है। केंद्रक कोशिका के संपूर्ण कार्यों का नियंत्रण करता है और कोशिका का आकार बढ़ता है और घटता किसके कारण बढ़ता है? तो केंद्रक के कारण। बीच में होता है आपका यहाँ पर केंद्रक होता है। ठीक है, और कोशिका का पूर्ण नियंत्रण करता है केंद्रक। केंद्रक के चारों ओर एक दोहरे परत का स्तर होता है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक के चारों ओर परत होता है उसे कहते हैं केंद्रक झिल्ली। केंद्रक में क्रोमोसोम दिखाई देते हैं। केंद्रक में क्रोमोसोम दिखाई देते हैं जो कोशिका विभाजन के समय दिखाई पड़ते हैं। और ये कब दिखाई पड़ते हैं? तो कोशिका विभाजन के समय केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं, कोशिका विभाजन के समय में दिखाई पड़ता है। क्रोमोसोम में डीएनए पाया जाता है। क्रोमोसोम में क्या पाया जाता है? डीएनए। ठीक है, यानी डाई न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सीन्यूक्लिक अम्ल। और डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? तो जीन कहते हैं। यहाँ से इसको भी याद रखिए कि डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं।
और जीन क्या है? अनुवांशिक इकाई। जीन को अनुवांशिक इकाई कहते हैं, यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गुण को परिवहन करने वाला जो कहते हैं अनुवांशिक इकाई। तो जीन है एक अनुवांशिक इकाई। अगला पॉइंट, अब हम लोग केंद्रक को पढ़ने के बाद केंद्रिका। केंद्रिका क्या है उसका हम देखते हैं। केंद्रिका देखिए, केंद्रक के केंद्रक द्रव्य में, केंद्रक का जो केंद्रक द्रव्य होता है उसमें एक छोटी गोलाकार रचना होती है जिसे केंद्रिका कहते हैं। ठीक है, केंद्रिका में RNA संश्लेषण होता है। केंद्रिका में किसका संश्लेषण? RNA। ठीक है, RNA। ठीक है, अगला पॉइंट, कोशिका विभाजन में इसका विशेष महत्व है। यानी केंद्रक में जो केंद्रक द्रव्य है उसका विशेष महत्व क्या है? कोशिका विभाजन के समय। अब हम लोग विसरण और प्रासरण को देखते हैं। विसरण प्रासरण है क्या? विसरण किसी पदार्थ के अणुओं का अधिक सांद्रता के क्षेत्र से कम सांद्रता की ओर होने वाली गति को विसरण कहते हैं। यानी बहुत सारा जो अधिक सांद्रता, मानिए ये अधिक सांद्रता है और यह कम सांद्रता है, धीरे धीरे छोटा होते जा रहा है, तो इधर से लेकर छोटी सांद्रता की ओर गति जो हो रहा है इसी को कहते हैं विसरण। ठीक है, जैसे हम लोग परफ्यूम लगाते हैं तो जहाँ पर लगाते हैं वहाँ पर ज़्यादा गंध नहीं देता, लेकिन बाहर में धीरे धीरे जब फैल जाता है उसको, जो दूर में व्यक्ति है उसको ज़्यादा गंध देने लगता है। यानी विसरण क्रिया के द्वारा वह फैलता है। परासरण क्या है? जल या विलायक का चयनात्मक परिक्रम झिल्ली द्वारा होने वाले गति विसरण विलयन, विसरण परासरण कहलाता है। ठीक है, होने वाला विसरण क्या कहलाता है? परासरण, कोशिका झिल्ली के द्वारा। ठीक है, तो हम लोग विसरण और परासरण भी देख लिए। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक तो आप लोग जानते ही होंगे। अब हम देखिए इसका कोशिका का ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। और लेक्चर नंबर 2 आपको कैसा लगा जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा, जाके आप लोग कमेंट करते हैं ना तो हम लोग का जो है वीडियो बनाने का मोटिव जो है और बढ़ जाता है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए क्या वीडियो कैसा लगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।